5 चौंकाने वाली तस्वीरों में पहली खबर स्पेन से है और स्पेन का वेलेंसिया बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिगड़ते हालात की ये तस्वीर। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से ही स्पेन के हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों के घरों की छतें कैसे टूट रही हैं, वही तस्वीर। बाहर लगातार बारिश की वजह से बिगड़ते हालात, और इस बीच एक और तस्वीर। अब ये स्पेन के वेलेंसिया की तस्वीर है, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा है और पिछले कुछ दिनों में वेलेंसिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से ही ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह कैसे बह रही हैं, देखिए। अब तस्वीरें स्पेन के मूर्सिया की। बारिश से लोग बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाहरी इलाकों में बने डैम भी अब उफान पर हैं। डैम से गिरता पानी, नदियों का बढ़ता जलस्तर इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ा चुका है। ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में। अब नेपाल की तस्वीर आपके सामने होगी। ये नेपाल के माउंट मनासलू का वीडियो है। हैरान करने वाली ये तस्वीर है, जरा गौर से देखिए। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 26,781 फीट है। वीडियो में कुछ पर्वतारोही माउंट मनासलू की चोटी पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इतनी ठंड में चढ़ाई करना वाकई आसान नहीं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में शुमार है और सेना के जवान आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब सेना हाईटेक टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर रही है? आतंकवाद के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर ही अब खबर है। कल अखनूर में पहली बार एक मुठभेड़ को अंजाम देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कैरी बट्टल इलाके में सेना की एम्बुलेंस पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। इसके बाद आतंकवादियों की घेरेबंदी शुरू हुई। 27 घंटे के ऑपरेशन के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये एनकाउंटर दूसरे एनकाउंटर से बेहद अलग था, क्योंकि इसमें एडवांस हथियारों के साथ साथ एडवांस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया। सेना के जवानों को AI के जरिए मदद मिली। आसानी से मुठभेड़ को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी और जानकारियां आगे आपके सामने। क्योंकि अखनूर में जिस लोकेशन में आतंकी छिपे थे, वो लोकेशन जंगल थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी। आतंकियों की लोकेशन का सटीक पता नहीं चल पा रहा था और आतंकियों की ये पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया इस्तेमाल। आपको बता दें, सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान दर्जनों ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा सर्विलांस उपकरण भी लगाए गए। इन उपकरणों की सारी फीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में भेजी जा रही थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आतंकियों की पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक किया गया। कल जब अखनूर एनकाउंटर खत्म हुआ, उसके बाद मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनकाउंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की जानकारी साझा की गई। सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम करी थी। इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से JKP का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्विलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। कल जब ये ऑपरेशन अखनूर में चल रहा था, तब TV9 संवाददाता अंकित भट्ट भी वहां मौजूद थे। इस ऑपरेशन में कैसे AI टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन असंग के तहत भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। ये ऑपरेशन
अखनूर के बट्टल इलाके में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया। इन आतंकियों से M4 राइफल, AK सीरीज राइफल और पाकिस्तान मार्किंग वाले कई साजो सामान रिकवर किए गए। सबसे खास बात इस ऑपरेशन की ये रही कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 30 से 38 ड्रोन इस्तेमाल किए ताकि पूरे इलाके पर सर्वेलेंस रखी जा सके, ताकि आतंकी जो है वो किसी भी तरीके से इस इलाके से ना भाग सके। और आतंकियों की पिन पॉइंट लोकेशन के लिए इन 30 से 38 ड्रोनों की जो लाइव फीड थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो कि भारतीय सेना की थी वहां पर आ रही थी। और इसी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए पिन पॉइंट लोकेशन इन आतंकियों की पता चली और उसके बाद इन आतंकियों का खात्मा भारतीय सेना की तरफ से किया गया। वहीं आपको बता दें कि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 50 से 60 ऐसे आतंकी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लॉन्च पैड्स पर सक्रिय है, जो इस प्रयास में है कि उनको एक मौका मिल सके ताकि वो इन्फिल्ट्रेट करे। अगली बड़ी खबर, दिवाली और छठ पर अपने घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही है और TV9 के रिपोर्टर्स दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर गए और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भीड़ को काबू और नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के इंतजाम हो रहे हैं। इनमें टेक्निक का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं और जिन लोगों के पास टिकट नहीं है उन्हें प्लेटफॉर्म के अंदर जाने तक की इजाजत नहीं है। स्टेशन में टिकट वेंडिंग मशीन की तादाद बढ़ा दी गई है। लोगों की भीड़ टिकट काउंटर पर कम हो सके इसलिए ऐसा किया गया। दर्जनों त्योहार स्पेशल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। अब रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए खास इंतजाम की तस्वीर आपके सामने। क्राउड कंट्रोल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग रास्ता भी बना दिया गया है। यात्री रिजर्व टिकट लेकर ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक जा सकते हैं। बिना आरक्षित टिकट लेकर स्टेशन में जाने पर पाबंदी। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दिल्ली में रहने वाले और NCR में रहने वाले लाखों लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस GRP ने खास इंतजाम किए हैं। आप देखेंगे कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 16 में जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर पहले सभी प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोग आते थे, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर सिर्फ वही यात्री आ सकते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाना हो। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बड़ी भीड़ होती है। यहाँ पर GRP के पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े होते हैं और RPF के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और लोगों का टिकट चेक करने के बाद जाने दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास रिजर्वेशन हो और बिहार जाने के लिए टिकट है, वही लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस वाले एक एक चीजों को चेक कर रहे हैं ताकि किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो। और बाकायदा ये एक अलग पैसेज बनाया गया है, यहाँ से होकर के बिना किसी रोकथाम के सीधे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बाकायदा एक्सरे मशीन लगाई गई है। सभी यात्रियों का सामान चेक किया जा रहा है और उसके बाद जाने दिया जा रहा है। बाहर जो ट्रेनों का इंतजार करने वाले लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। क्राउड मैनेजमेंट की पूरी कोशिश रेलवे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, RPF की तरफ से फिलहाल की जा रही है। किसी को कोई दिक्कत ना हो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। लोग जा रहे हैं दिवाली मनाने, कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है प्लेटफॉर्म पे आने में? कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। नहीं कोई दिक्कत हमारे को नहीं हुई है, कोई भी नहीं। स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। रेलवे प्रशासन और RPF ने तमाम इंतजाम किए हैं। यात्री जो आ रहे हैं उनका भी कहना है कि उनका वक्त बच रहा है और व्यवस्था इस वक्त ठीक है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जो लाखों यात्री यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ दीपावली मनाने के लिए, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। अब दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। CCTV कैमरे की मदद से निगरानी हो रही है।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आरपीएफ के मॉनिटरिंग रूम में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको रेलवे ट्रैक नजर आएगा जहां पर बाकायदा जो है जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मॉनिटरिंग रूम्स के अंदर से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बाहर क्या चल रहा है इस पर भी बाकायदा यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योति मणि जी हैं, सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सर, आपसे बातचीत करूंगा कि आरपीएफ के द्वारा क्या क्या इंतजाम जो है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे किए गए हैं। हमने सबसे पहले तो सारी मॉनिटरिंग सीसीटीवी रूम से कर रहे हैं। हमारा मिनी कंट्रोल रूम एक सीसीटीवी में, वहाँ हर शिफ्ट में 2 से 4 स्टाफ डिप्लॉयड हैं और वो हर प्लेटफॉर्म के हर एरिया को, सर्कुलेटिंग एरिया को और ट्रैक्स वगैरह को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ भी हर जगह डिप्लॉयड है, ट्रैक्स पे, प्लेटफॉर्म पे। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि सारे पैसेंजर बिना धक्का मुक्की किए, बिना किसी तरह की अफरा तफरी मचाए आराम से जनरल कोचेज़ और रिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ सकें। अभी हम खबर मुंबई से, जहां पंचानन सोसाइटी में दिवाली लाइटिंग पर विवाद को लेकर खबर आई और मुस्लिम शख्स पर महिला से गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं। महिला और आरोपी शख्स के बीच बहस का वीडियो अब आपके सामने। तलोजा पुलिस ने आरोपी शख्स पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि फिलहाल शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि पंचानन सोसाइटी का चेयरमैन भी आरोपी है। बोल दिया चेयरमैन को, लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ कि मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आप आराम से बात करो। लाइट जलाना नहीं जलाना, नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। हाँ, लाइट चलेगी। क्यों फैसले कर रहे हैं? नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी नहीं। आपको बता दें, पहले भी मुंबई की विनयनगर सोसाइटी में कुछ ऐसा ही विवाद हो चुका है जहां पर बकरीद पर सार्वजनिक कुर्बानी देने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि सोसाइटी के लोगों के मुताबिक बकरीद मनाने से किसी ने नहीं रोका था, सिर्फ सोसाइटी के अंदर कुर्बानी मना की गई थी क्योंकि सोसाइटी में कुर्बानी पर कोर्ट की भी रोक है। तो वहीं अब पंचानन सोसाइटी में दिवाली लाइटिंग को लेकर हंगामे की खबर आई। अब दिवाली पर पटाखा फोड़ने के विवाद पर विवाद कैसे बढ़ता जा रहा है उसको लेकर खबर, क्योंकि पटाखे के विरोध में बयानबाजी पर अब बागेश्वर बाबा भी भड़क गए हैं। बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठते? हिंदू त्योहारों से ही आपत्ति क्यों? जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या वासी कैसे पहली दीपावली मना रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें, आज अयोध्या 28 लाख दीपों से जगमगाएगी। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिए लगाए जा रहे हैं, कलाकारों के साथ लेजर शो हो रहा है, साउंड और ड्रोन शो का भी ट्रायल जारी है। अयोध्या में दीपोत्सव की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, आपको बता दें ये 8वां साल है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी अब सरयू तट पर दियों से रोशनी की खास तस्वीरें आएंगी। इस बार दीपोत्सव में रामनगरी में अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का संगम दिखेगा। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा की गई और रामलला के मंदिर में इस बार का खास तरह का दीपक जलाने की भी योजना है। अयोध्या में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इस पर नजर बनाए हुए मेरे 2 सहयोगी विपिन चौबे और साथ ही बता दूं अयोध्या से अभिजीत ठाकुर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और झांकियों की भव्य तस्वीरें तो हम सुबह से देख रहे हैं विपिन, मुझे नजर आ रहा है आपके पीछे भी ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, तो संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि आज किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है।
बिल्कुल सुरभि, बिना वक्त जाए किए सबसे पहले आप वीणा चौक की तस्वीरें देखिए। इसी वीणा चौक पर लोगों की अपार भीड़ को देखिए और इस अपार भीड़ के बीच आप उन झांकियों की तस्वीर देखिए जिसमें ये तमाम कलाकार भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार वो तस्वीर भी जरा दिखाएंगे आप लोग को और झांकियों की तस्वीर भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे पूरी रामायण को इन झांकियों के जरिए अयोध्या की सड़कों पर उतारा गया है। और इन झांकियों को देखने के लिए भीड़ देखिए, लोगों का उत्साह देखिए और ये उत्साह अब नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कोई नारा वारा लगाना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। कहां से आए आप लोग? कहां से आए हैं? गोंडा चिवराम नहीं देखने आए हैं। कितनी दूर से? कितनी तैयारी हो रही है? 50 किलोमीटर से। चल रही है। तो आप देखिए, आप झांकियों की तस्वीर देखिए। एक झांकी खत्म नहीं होती है, दूसरी झांकी आती है। दूसरी झांकी में क्या है वो जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये वीणा चौक की तस्वीर है। सारी झांकियों को इसी चौक से गुजरना है। पूरी रामायण, भगवान श्री राम की पूरी यात्रा को इन झांकियों के जरिए उकेरा गया है। और आज पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या की सड़कों पर आकर इंतजार कर रहा है। शाम का इंतजार हो रहा है क्योंकि आज शाम को अयोध्या में इतिहास बनेगा। 28 लाख से ज्यादा दियों से रोशन होंगे अयोध्या के 55 घाट और 14,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इकट्ठा है। भारी सुरक्षा के इंतजाम के बीच वीणा चौक की तस्वीर देखिए और एक एक करके झांकियां यहां से गुजर रही हैं। हर झांकी की अपनी एक कहानी है और उसके कलाकार आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन झांकियों पर अपना नृत्य का प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वीणा चौक की तस्वीर और सुरक्षा के इंतजाम, भारी सुरक्षा के बीच बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक भी यहाँ पर है जो इन तस्वीरों को कैद करने के लिए आए। शाम का इंतजार क्योंकि ये सारी झांकियां अब समापन की तरफ बढ़ रही हैं। राम कथा पार्क में इनका समापन हो रहा है और इस तरफ यानी मेरे बाईं तरफ वीणा चौक के उस पार राम की पैड़ी है जहां पर अब घाटों को सजाने का काम पूरा हो चुका है। दियों में बत्तियां डाली जा चुकी हैं और बत्तियों के बाद अब तेल डालने का कार्यक्रम। और शाम को 6 बजे जब ये दीप रोशन होंगे, अयोध्या पहली बार उस तरफ बढ़ रहा है क्योंकि भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार ये दिवाली है और इस दिवाली को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। बहरहाल अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, विपिन और अभिजीत सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। सड़क पर आम लोगों की भारी भीड़ है और दीपोत्सव के साथ साथ सांस्कृतिक झांकियां भी कैसे निकल रही हैं, देखिए विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट। आज अयोध्या की सड़कों पर नजारा बहुत अद्भुत है और मैं इस वक्त सरयू की पैड़ी की तरफ बढ़ते उस झांकी की तस्वीर दिखा रहा हूं जो श्रीगंगानगर और मथुरा से आया है। और देखिए कैसे मोर नृत्य करती हुई ये लड़कियां नजर आ रही हैं और अलग अलग करतब दिखाए जा रहे हैं। और कोई कृष्ण का अवतार रखा है, कोई राम का अवतार और कोई झूमता नजर आ रहा है। एक लाइन से जरा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से शुरू करिए और पूरा एक बार 360 घुमाइए, जरा उस तरफ घुमाइए और दिखाइए कैसे आज पूरा अयोध्या आध्यात्म और भक्ति के रंग में सराबोर हो चुका है। आज ऐतिहासिक क्षण है और पूरा देश इस क्षण का इंतजार कर रहा था जब भगवान श्री रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। और आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी तैयारी? हम लोग मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए? जी। क्या तैयारी है ये बताइए। जी हमारी बिल्कुल तैयारी है, हमारी फोक की है बिल्कुल। हाँ। मयूर की नित मयूर। अच्छा, कितने किलोमीटर से करते हुए आ रहे हैं? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो गए। कितने दिन से तैयारी चल रही थी? कितना बड़ा मौका, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल? 3 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे इस चीज का। अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा। आज का दिन कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा हमारे बड़ा दिन है। उस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां यूपी के जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या का मामला और तलवार से वार कर सिर धड़ से अलग किया गया। आपसी विवाद में पड़ोसी ने अनुराग की हत्या की और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। ज़मीनी विवाद 40 वर्षों से अभी जैसा कि बताया लगभग पुराना विवाद है, सिविल कोर्ट में भी है और कई में है। इस पूरी ज़मीनी विवाद की जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.ए. चौहान को मेरे द्वारा नामित किया गया। वो मजिस्ट्रेटियल जांच करके और दोनों सारे चीज़ों का अवलोकन करके परीक्षण करके इस पर 3 दिन में आख्या देंगे। इस पूरे मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है और हालात को देखते हुए अब इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच जौनपुर हत्याकांड पर अखिलेश यादव का बयान, यूपी में कमजोर और निष्क्रिय सरकार, यूपी में अपराधी ताकतवर हो रहे हैं।
तो यूपी में सरकार कमजोर और अपराधी ताकतवर, अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है इसको लेकर लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी फिलहाल खबर है। और जौनपुर में ये जमीन विवाद में खिलाड़ी की हत्या जिस तरीके से की गई है उसके बाद सभी सन्न। और अब अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव चरम पर पहुंच गया है और जनता ने वोट डालने शुरू कर दिए हैं। असली आर पार 5 नवंबर को होने वाला है, लेकिन चुनावों से पहले एक अहम जानकारी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी चुनावों में विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करने की कोशिश में लगी हैं। अखबार ने सीधे सीधे ईरान, रूस और चीन का जिक्र किया है। हालांकि खबरों के मुताबिक ईरान की नजर कमला हैरिस पर है और कमला की जीत के लिए ईरान समर्थित ताकतें अमेरिकी समुदाय में पैठ बना चुकी हैं। उन्हें कमला को वोट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ईरान का मकसद अमेरिका के अश्वैतों में असंतोष भड़काना है। कुछ खास वेबसाइट्स के जरिए तो अश्वैत पूर्व सैनिकों को गलत जानकारियां दी जा रही हैं और उन्हें अमेरिका के खिलाफ भी भड़काया जा रहा है। ईरान की तरह चीन की कोशिश भी है कि वो टेक्निक के जरिए अमेरिकी समाज को बांटे और खाई पैदा करे। इसके लिए चीन AI का भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन हिस्पैनियन समूहों को बांटने के लिए फेक सोशल मीडिया अकाउंट से गलत जानकारियां दे रहा है। मतदाताओं में भ्रम पैदा कर चीन की कोशिश यह है कि वो अमेरिका में विभाजन पैदा करे। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस पर भी आपको बता दें अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने का जिक्र किया है और रूस डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम भी कर रहा है। इसके लिए स्विंग स्टेट में स्पेन समुदाय और युवाओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस कंजर्वेटिव न्यूज वेबसाइट्स को सीक्रेट तरीके से फंड भी कर रहा है। रूस की रणनीति इतनी सीक्रेट है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को भी इसका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि एक तरफ अमेरिकी चुनावों पर विदेशी ताकतों के साए की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की साइबर जासूसी से जुड़ी भी खबर है। और CNN के हवाले से यह कहा गया कि चीनी हैकर्स ने ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप, दामाद जेरेड कुश्नर के कॉल और टेक्स्ट डेटा को टारगेट किया है। हालांकि चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने बड़े पैमाने पर ट्रंप के परिवार के लोगों की साइबर जासूसी की है और CNN ने सोर्सेस के हवाले से यह भी बताया कि हैकर्स एरिक ट्रंप और जेरेड कुश्नर के कॉल और टेक्स्ट डेटा को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस के मोबाइल फोन पर भी सेंध लगाने की कोशिश हुई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि हैकर्स कई महीने से कॉल और टेक्स्ट डेटा तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट में दावे तो ये भी कि FBI प्रभावित लोगों को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई। अब फॉरेन मामलों के जानकार संजय भारद्वाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे तौर पर एक दूसरे पर ये आरोप लगाते ही आए हैं, लेकिन इस खबर के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूं, अमेरिका में लोगों को बांटना, आपस में लड़ाना, क्या मंशा हो सकती है इसमें चीन की, रूस की और ईरान की? देखिए, इसमें अगर आप दोनों पार्टी की बात करते हैं और लीडरशिप की बात करते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसी और डेमोक्रेट्स बाइडेन या कमला हैरिस दोनों की पॉलिसी में बहुत बॉटम लाइन डिफरेंस है। चाहे वो माइग्रेशन का इश्यू हो, चाहे वो अमेरिकन फर्स्ट का इश्यू हो, चाहे डी ग्लोबलाइजेशन का, ये 3 इश्यू हैं जो इलेक्टोरल डिस्कोर्स को डोमिनेट कर रहे हैं आज के दिन अमेरिका में। और उसी को तो इसमें जो खास बात यह है कि जैसे आपने मिडिल ईस्ट की अभी बात कही, तो उसमें ट्रंप कहते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग सो डिलेड, फिनिश इट, व्हाई द वॉर इज टेकिंग प्रोलॉन्ग। दैट्स व्हाई ये बड़ा कारण है कि ईरान चाहता है कि बाइडेन वापस आए, कमला हैरिस वापस आए और डेमोक्रेट्स वापस आए, जो क्योंकि उनको डर है कि ट्रंप आ गया तो एकदम से जो मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची हुई है प्रॉक्सीज के माध्यम से, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हुती है या हमास है या ईरान, जो उनको एकदम उनको 2 टुक जवाब दे दिया जाएगा। वहां पर जो कमला हैरिस है वो इस्लामिक वोट को, अरबियन वोट को, जो अमेरिकन वोट है अमेरिका में है, उनको एक तरीके से अपीज करने की बात कर रही है, माइग्रेंट्स के वोट को अपीज करने की बात कर रही है। दूसरा जो सर, एक इंपॉर्टेंट बात आपने मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ये जो बात कही है, अब वहां की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाती है और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त एस डिनीज सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब इजराइल ईरान तकरार से जुड़ी ही बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। और अब सबसे पहले तस्वीर होगी हिजबुल्लाह के इजरायली सेना पर हमले की। IDF के टैंक को हिजबुल्लाह ने कैसे तबाह किया, देखिए। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है
हिजबुल्लाह की उस पलटवार की जहां दावा ये कि आईडीएफ के टैंक को उसने टारगेट कर तबाह कर दिया। दक्षिण लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले की अब तस्वीर आपके सामने होगी, जहां इजरायली सेना ने मस्जिद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ लगातार हो रही है स्ट्राइक के बाद ज्यादातर इलाके इसकी चपेट में, और यही वजह है कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ खबर आई कि किस तरीके से इजरायली सेना ने मस्जिद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया। जासूसी कर रहे इजरायली ड्रोन को टारगेट कर मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीर। खबर दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के कमांडर को आईडीएफ ने पकड़ा। सुरंग में छिपा हुआ था हिजबुल्लाह का ये कमांडर, और देखिए इसी सुरंग तक पहुंचते हुए कैसे इस कमांडर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खबर इजरायल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट वार की भी है, जहां उत्तरी इजरायल के मालोट पर अब हमले को अंजाम दिया गया है। इसी हमले में इजरायली नागरिक की मौत की खबर। इजरायली सेना पर हमास का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जबालिया में आईडीएफ का मरकबा टैंक तबाह किया गया है। खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से, जहां रूस की सेना ने डीपीआर में सेलिदोवो पर कब्जा किया, और सेलिदोवो पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को यह बड़ा झटका लगा है। और ये वो तस्वीर है जहां कब्जे के बाद झंडा भी फहरा दिया गया। हूथी विद्रोहियों का इजरायल पर हमला। एक और तस्वीर, इजरायल के अश्कलोन पर ड्रोन से वार की, औद्योगिक क्षेत्र को टारगेट कर हमला। ईरान पर हमले के बाद भी इजरायल ने सख्त रुख अपना रखा है, और इजरायल बार बार ईरान को धमकी दे रहा है कि वो हमला करने की कोशिश ना करे। अगर ईरान हमला करता है तो उसके काफी खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ईरान में भारी तबाही मच सकती है। इजरायल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने भी अब ये साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। इजरायल के साथ उसकी जंग जारी रहेगी। ईरान ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर खबर आई, जो बताता है कि ईरान इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच कभी भी इस जंग का आगाज हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है इजरायली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी की धमकी को लेकर, जहां ईरान पर बड़े हमले की हलेवी की ये धमकी, और ईरान ने हमला किया तो जवाबी हमला होकर रहेगा। इजरायल जानता है कि ईरान तक कैसे पहुंचा जाएगा। हर्जी हलेवी ने और क्या कहा है, इसके मायने क्या है, इस जन्नी सर से करूं इस बारे में सवाल। उससे पहले ईरान को चेतावनी, बड़े हमले की धमकी क्यों? क्योंकि इजरायल की यह धमकी है कि ईरान का हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान पर बड़े हमले के लिए इजरायल की तैयारी को लेकर रोजाना खबरें आ रही हैं, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक हमले को लेकर खबर है। ईरान में घुसकर इजरायल की सेना पर अटैक को लेकर खबर है। इजरायल का अल्टीमेटम तो यह है कि ईरान का समर्थन करने वालों पर भी हमला होगा। ईरान समर्थित विद्रोही गुट भी निशाने पर रहेंगे। यमन, सीरिया और इराक में भी तबाही मचेगी। यह सवाल इस आधार पर है जिन्नी सर, क्योंकि अब उसी प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह के गढ़ में उसकी सुरंगों तक पहुंचकर भी कैसे सब कुछ नष्ट किया जा रहा है, उसी की मिलिट्री बेसिस तक पहुंचकर हथियार जब्त करते हुए उसे कमजोर किया जा रहा है। अब हर्जी हलेवी साफ तौर पर यह कहते हैं कि सीधे इजरायल में घुसकर वार होगा। देखिए उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट्स इस तरह से ना आए तो मेरे ख्याल से जो बची कुची जो उनको जो इज्जत बोलो या ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बोलो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इजराइल जो है कुछ हद तक गाजा में तो ऑलमोस्ट 80 to 90% टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर चुके हैं हमास के। अब जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो टारगेट्स चल रहे हैं काफी हद तक वो वहां पर भी सक्सेस मिल रहा है। और आपने जैसे आपने अपने शो में दिखाया कि ईरान की तरफ पे भी जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया था, उसके खिलाफ भी अगर ईरान कुछ करता है तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि जिस टारगेट को हमने इस बार नहीं अटैक किया उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो उस तरह से एक डिटरेंस वहां पर है। तो मेरे ख्याल से अभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से पूरी तरह से नष्ट कर सके, ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे पहले जो चर्चा हो रहा था जो यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट आते ही अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो मैं समझता हूं कि अगले 2-3 महीने के अंदर ही इस युद्ध का समाप्त होगा। तो इजराइल का भी पता है कि उनके पास 2-3 महीने का टाइम है जब तक कि
ये इलेक्शन खत्म नहीं होते, नतीजे आते नहीं है जनवरी तक, तब तक जो हिजबुल्लाह को जितना नष्ट कर सकते हैं, जितना डीकैपिटुलेट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश में। तो मेरे ख्याल से उसके बीच में ईरान भी तो अपनी क्षमता दिखा रहा है, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी डिफेंसलेस नहीं है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, खबर ये भी आई कि ईरान ने भी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन इस बीच इस वॉर फ्रंट का हम रुख कर रहे हैं जहां यूक्रेन से युद्ध के बीच अब रूस की बड़ी तैयारी को लेकर भी आज खबर आई, और ये खबर इसलिए बढ़ी क्योंकि रूस ने अब परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। रूस की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। अब रूस के परमाणु परीक्षण से जुड़ी बड़ी खबरें जो अभी तक साझा की गई हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, उसी बारे में डिटेल आपके सामने, जहां ओखोटस्क सागर से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। रूस की आखिर योजना क्या है, एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल जरूर करेंगे, लेकिन 30 मिनट में अमेरिका के लॉस एंजलिस तक मिसाइल पहुंचेगी। यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड अभी तक तो फिलहाल जेलेंस्की कर रहे थे, लेकिन यहां पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है उन्हीं लॉन्ग रेंज मिसाइल से, जहां 10 मिनट में पेरिस को भी टारगेट किया जा सकता है। और रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास की संख्या जिस तरीके से बढ़ा दी है, जाहिर सी बात है पश्चिम को ये एक बड़ा संकेत भी है। रूस कह चुका है कि सुरक्षा पर खतरा हुआ तो परमाणु विकल्प खुला है। संजय भारद्वाज सर, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड जेलेंस्की की तो पूरी हो नहीं रही, लेकिन ये अपनी क्षमता में इजाफा जरूर करते हुए एक बड़ा संदेश पश्चिम को दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, रूस पूरी तैयारी में है और ये बात जानता है कि जिस तरीके से नाटो जेलेंस्की को, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किसी हद तक जा सकते हैं और रशिया के किसी भी ठिकाने पर कहीं पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से रूस के पास में ये ऑप्शन खुला है कि यूरोप और बाकी जो क्षेत्र है वहां पर अपनी स्ट्राइक करें। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा सुरभि जी यहाँ पे, कि अगर ट्रंप आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन रशिया का जो वॉर जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करेगा, क्योंकि ट्रंप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के फेवर में नहीं है और रशिया के प्रति उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर एक रहा है, तो वो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है उसमें ट्रंप का रुख अलग है, लेकिन अगर हैरिस आती है तो निश्चित रूप से ये प्रोलॉन्ग होगा और मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अगर कहीं नाटो ने लॉन्ग रेंज मिसाइल जेलेंस्की को दे दिया और रशिया पे उसके ठिकानों पे न्यूक्लियर बेस पे अगर कोई भी अटैक होता है तो रशिया उसमें पीछे नहीं हटेगा। रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिलिट्री पावर है। नहीं, लेकिन इस वक्त प्रोजेक्शन क्यों की जा रही है इस लिहाज से? डेनिस सर, एक स्मॉल रिएक्शन आपसे इस लिहाज से, क्या यूक्रेन बहुत हद तक उन्हीं के इलाकों को रिकैप्चर करने में कामयाब हो गया है कि रूस की पकड़ को उसने कमजोर कर दिया है बहुत हद तक? नहीं मैम, रूस की पकड़ को कमजोर तो नहीं किया, मैं ये मानता हूं, क्योंकि कुछ हद तक यस डेफिनेटली एक स्टेलमेट हो रखा है, बट जितना एरिया तकरीबन यूक्रेन के जो 20 से 25% एरिया टेरिटरी जो है, जो भूमि है, वो रशिया के अंडर में ही है। यस, यूक्रेन ने कुछ एक काउंटर अटैक किया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि रशिया को जो चाहिए था तकरीबन 80% उन्होंने अचीव कर चुके हैं वो। अब वो चाहते हैं कि किस तरह से एक ग्लोबल इसमें एक इज्जत मिले कि भाई अब जो हम बोल रहे हैं उसको आप माने। मेरे ख्याल से जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है वो उसके उस लक्ष्य में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। और तो ये मेरे ख्याल से रशिया को अभी उस तरह का प्रेशर नहीं है जैसे मेरे ख्याल से 1 साल पहले था। अंडरस्टूड सर। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से परमाणु युद्धाभ्यास के तहत ही एक बड़ा संदेश पुतिन की तरफ से देने की कोशिश की गई। अब खबर अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान में तालिबान राज को 2 साल से ज्यादा हो गया है। इन 2 सालों में वहां महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक नए तरह के प्रतिबंध को लेकर अब खबर आई है और ये अफगानिस्तान में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अफगानी महिलाएं अब दूसरी महिलाओं की आवाज नहीं सुन सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं आपस में बात नहीं कर सकेंगी, अपने सुख दुख आपस में नहीं बांट सकेंगी। ये सब कुछ शरीयत कानून की आड़ में किया जा रहा है। द टेलीग्राफ के मुताबिक जगह जगह इस नए फरमान की मुनादी भी करवा दी गई है और महिलाओं से ये कहा गया है कि वो घरों के अंदर रहें, दूसरी महिलाओं से मिलने ना जाएं और ना ही बातचीत करें। हालांकि तालिबान राज में महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध पहले से लगे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने है क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं पर कैसी रोक लगी हुई है। सार्वजनिक जगहों पर और विशेषकर पार्क और मनोरंजन स्थलों पर जाने पर तो रोक है ही। महिलाएं अकेले यात्रा तक नहीं कर सकती हैं। ज़्यादातर स्कूलों और कॉलेजेस में भी लड़कियों की शिक्षा पर रोक है। सीमित क्षेत्रों के अलावा महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती। पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्का या हिजाब भी पहनना अनिवार्य है और महिलाओं को टीवी पर दिखाना भी प्रतिबंधित है। यानी तालिबान ने महिलाओं को बोलने, पहनने और जीने के भी पैमाने तय कर रखे हैं।